नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में शख्सियत है, हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इनकी बहुत डिमांड रहती है। सुनील रोहटा हमारे बीच में रूट कंट्री स्कूल के संचालक हैं और एक गांव देहात के कोने से इन्होंने शुरुआत की और आज विदेशों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिस समय इन्होंने ये सपना लिया था उस समय लोगों ने शायद पागल भी कहा होगा, लेकिन आज साबित करके रख दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील रोहटा जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज कुछ चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आपका जीवन का जो सफ़र रहा, इसका जो संघर्ष रहा, वो किस तरह का रहा, कहाँ से शुरुआत की। थैंक यू अजय जी, आपने आज वक्त निकाला और आज हम रूबरू हैं एक दूसरे के सामने और एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आप आज जो रूट्स कंट्री स्कूल की जर्नी और हमारी जर्नी को कवर कर रहे हैं, तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक इस जर्नी की बात, शुरुआत की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ये बचपन से ही शौक़ था कि मुझे कुछ अपनी जगह के लिए करना है जी, अपने लोगों के लिए करना है, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना है। और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस जगह पे पहले रहना पड़ेगा, उस जगह की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और जिन भी परिस्थितियों में आपको पैदा किया है उस पर्टिकुलर जगह में, तो हमें शायद इस चीज़ को जानने में अच्छा मौका मिला कि उन परिस्थितियों को हम भांप पाते थे कि एग्जैक्टली आम लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है जी, आम लोगों की डिमांड्स क्या है जी। उसको देखते हुए हम लोगों ने 2003 में ये जर्नी शुरू करी थी। बट जहाँ तक इस सपने की बात है तो मुझे लगता है कि बहुत पहले जब मैं खुद स्टूडेंट था, मैं भी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ये शुरुआत वहीं से शुरू हुई थी। और मेरे गुरु, मेरे टीचर्स, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे लोगों के बीच पढ़ने का मौका मिला जिन लोगों ने हमारे अंदर ये स्पार्क डाला और कि आपको कुछ सोशली रेलेवेंट करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ अपनी जगह के लिए करना है, कुछ अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए करना है। तो उस सोच के साथ हम लोगों ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है और एक एजुकेशनल इनिशिएटिव 2003 में हम लोगों ने शुरू किया था। जहाँ तक सुनील जी मेरी जानकारी है, 2003 में जिस समय आपने शुरू किया, 19 या 20 बच्चों के साथ ये शुरुआत हुई। और क्या लगता है कि इस तरह का सपना कोई भी देख सकता है और क्या किसी का भी ये सपना पूरा हो सकता है? देखिए, अगर आपकी इंटेंशंस राइट है और आप ऑनेस्टली कोई काम करते हैं और हार्डवर्क उसमें डालते हैं और साथ में साथ उसके साथ साथ विजन होना भी ज़रूरी है, अपनी एजुकेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं, ड्रीम भी कर सकते हैं और आप अचीव भी कर सकते हैं। तो मैं उन सब लोगों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सपने भी रखें, आप सोच बड़ी रखें और उसके साथ साथ अपना जो हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, वो रखें और पेशेंस रखें। थोड़ी परसेवरेंस की भी ज़रूरत रहती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो आपको ज़रूर एक दिन कामयाबी भी मिलेगी। और कामयाबी सिर्फ इस रूप में नहीं होता है कि आप उसको मॉनेटरीली सोचें कि आपका रेवेन्यू कितना है, वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है कि उससे कितने लोग जो हैं, लोगों के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों को आप जिन लोगों को सर्विसेज देते हैं उनको कहाँ से कहाँ आपने पहुँचाया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट रहती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है, जो सक्षम है वो सब अचीव कर सकते हैं। सुनील कभी थकते नहीं हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, बाकी जगह पर भी आपके स्कूल चल रहे हैं, ये भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सुबह 4:30 बजे से सफ़र शुरू होता है, रात के 11 बजे तक आप हर व्यक्ति से जब भी मिलते हैं तनाव मुक्त होकर मिलते हैं। लोग तनाव में आते हैं, फिर उनको आप तनाव मुक्त करके भेजते हैं। ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या डाइट है, ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और तो इतनी एनर्जेटिक रहते हैं? ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने मनपसंद का कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि आपको कभी भी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं जो मैं जिस व्यवसाय में मैं हूँ, एजुकेशन में हूँ, क्योंकि ये मेरे
दिल के बहुत करीब है ये प्रोफेशन, तो हमें कभी थकान होती ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं बच्चों से एनर्जी मिलनी है। बच्चों की जो सक्सेस रेट है वो 100% है, उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। और मुझे ये लगता है कि जितना देर हम इन बच्चों के साथ रहते हैं, हम लोग कोई कार्य क्षमता जो है बढ़ती जाती है जिन्हें। और जब कहते हैं कि अगर आपकी इंटेंशंस राइट हैं, अगर आपका सोच राइट है, तो वो अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा सोर्स जो है, जो हमारी कार्यशैली को जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तभी है क्योंकि हमें पता है कि एक बच्चों की मुस्कान, एक बच्चों का एनरिच होना, एजुकेट होना, ये अपने आप में इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि हमें हर बार जो है एक नई एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं। और दूसरा, हमारा जो प्रोफेशन है, जो टीचिंग प्रोफेशन है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस में से है। इसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन सबसे हाई रहती है। रीज़न ये है कि आपका जो फोकस है, इट इज़ नेवर द मॉनेटरी थिंग, इट इज़ बेसिकली कि बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स के लिए जो है एक ये कह सकते हैं, आपके हर घर में आप एक नया दिया जलाते हैं। और एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी बच्चा है, वो एक नहीं, वो 5-5 जनरेशन आगे तक की तरक्की एक ही जनरेशन में कर सकता है अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन है। तो मुझे ये लगता है कि इन कारणों की वजह से हम लोगों को ये एनर्जी हमेशा रहती है और कभी भी थकान नहीं महसूस होती है। और चले जा रहे हैं जी। बोर्डिंग में आप खुद भी पढ़े हैं, बोर्डिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर क्या कभी जो खुद महसूस किया, वो लगता है कि वो बच्चों को वो यहाँ पर वैसी कमी तो ना हो, एटलीस्ट उससे बेहतर देने की कोशिश की होगी सुनील जी? देखिए जी, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया हूँ तो दैट वाज इन 1984 में मैं बोर्डिंग स्कूल गया था। उन दिनों बोर्डिंग स्कूल्स में आज जो आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं था। उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी, उस वक्त के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे। नहीं, उस समय आपके माता पिता को आपको बोर्डिंग भेजना भी चैलेंजिंग था मेरे? यस, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि मदर फादर के लिए तो खैर बहुत चैलेंजिंग था ही था, बट वो शायद इतना एक्सप्रेस नहीं करते थे। जो हमारी दादी थी या घर के जो और सदस्य थे, तो उन लोगों के लिए शायद वो और ज़्यादा टफ था। और मुझे ये लगता है कि उन दिनों के हिसाब से, जब 1984 की बात हम करें, तो उन दिनों ये बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट था नहीं। मोस्टली लोग जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स प्रेफर करते थे और आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें प्रेफर करते थे। तो आई वॉज वेरी लकी टू गो टू दैट वंडरफुल बोर्डिंग स्कूल। अच्छे टीचर्स के बीच मुझे पढ़ने का मौका मिला और मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, बाकी तो डेस्टिनी होती है, बट मोर और लेस इफ़ आई कुड क्रिएट a little change in the society today, it is because of those teachers, जिन टीचर्स के अंतर्गत हमको पढ़ने का मौका मिला, उनकी कंपनी में रहने का मौका मिला। तो जो मेरी जर्नी है जो उस वक्त के बोर्डिंग स्कूल की, तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम लोग जो है बोर्डिंग स्कूल में रहने से एक तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बोर्डिंग स्कूल में एक्टिविटीज़ होने की वजह से आपको जो है स्ट्रेच किया जाता है, आपको नए आयाम आपके सामने लाए जाते हैं और आपको फिर उसके हिसाब से आपको खुद को ढालना होता है। तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, इट इज़ अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि घरों में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घरों में आपका जो ज़्यादा टाइम है आज की डेट में फ़ोन्स में चला जाता है, टीवी देखने में चला जाता है, विच इज़ मोस्टली नॉन प्रोडक्टिव होता है। और व्हेन इट कम्स टू बोर्डिंग, तो बच्चों का रूटीन जो है मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर रात के 10 बजे तक इस तरह से सेट किया जाता है कि वो जो है प्रोडक्टिव भी हो और इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो एंड इट शुड बी एजुकेटिंग ऑल्सो। तो जब ये सारी चीज़ें बच्चे को अंडर वन रूफ मिलती है तो वो प्रोग्रेस करेगा ही। इसी के तहत मैं आपको अभी एक कहानी है जो हमारे जो अभी रिसेंट एक बच्चा, बहुत एवरेज बच्चा था, 70-80% वाला बच्चा था, और अभी वो लेफ्टिनेंट बना है। ही वाज कमीशन्ड एज। ओह, दैट्स वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ योर टीम, बिकॉज़ थैंक यू सो ये मच। बहुत ही एक पूरे एक्चुअल में तो जिला शिमला के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये लगता है कि वो तभी हो पाया है क्योंकि वो बच्चा जो है एक किस्म से ही वाज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसको स्विमिंग भी आती थी, उसको कराटे भी आते थे, उसको
वो पढ़ाई भी जो है मतलब लाइक जैसा सैनिक स्कूल में शिक्षा दी जाती है, मतलब ऑलमोस्ट जी ना। द पॉइंट इज के हमारा और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमको फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू मेक देम रेडी फॉर दी वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस। सैनिक स्कूल में आपने सिर्फ सैनिक बनाने हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल स्कूलिंग, ये स्कूल हमें इसमें डॉक्टर्स भी बनाने, सिविलियंस बनाना बहुत मुश्किल है बनाने, और तो वो एक और ज़्यादा चैलेंज रहता है। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि मेरी अपनी बोर्डिंग स्कूल की जर्नी और जो मैं आज बच्चों को भी ये दे पा रहा हूँ, तो आई रियली फील लाइक इलेटेड कि हमें ये भगवान ने इस काबिल बनाया कि आज हम इतने सारे बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को जो है एजुकेट करा पा रहे हैं। सुनील जी, ज़िंदगी का सफ़र बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा समय भी आया जब सुनील जी को खुद को लगा हो कि यार किसी मुश्किल में फंस गए हम? मतलब लाइक बहुत से इंस्टीट्यूट बंद हो गए, एक समय था जब कोविड का काल था, और हाल ही में आज एक बच्चा भी आपके विद्यालय का मिला। कोविड के दौरान ही उस बच्चे को यहाँ पे लाया गया था और आज वो बच्चा +2 करके जा रहा है। तो ये सडनली अभी मतलब कुछ देर पहले की बात है, तो अभी रिपीट हो गई है। आपने मुश्किलों को पूछा है, तो देखिए कुछ भी आपको बड़ा करना है तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो भी बड़ी होंगी जी। तो अगर 2003 से मैं बात करूं तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रोड्स की पोजीशंस थी, और जो आप कह सकते हैं बिजली और पानी की जो कंडीशंस थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत बड़ी थी। दूसरी चीज़, क्योंकि जिस जगह, जिस लोकेशन पे हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का सोचा, वो क्योंकि एक रूरल लोकेशन है, और रूरल लोकेशंस में आपको पता है कि बैंक्स विल नेवर फाइनेंस, यस, बिकॉज आप कह सकते हैं कि वो उनकी क्राइटेरिया और उनकी पेरिफेरी से बाहर आता है। तो हमें कहीं ना कहीं इन मुसीबतों से सीखने को मिला कि ठीक है, अगर आपके पास लोनिंग नहीं है, आपके पास अगर कर्ज आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको अपने पाँव जो है उतने ही पसारने जितनी आपकी चद्दर है। तो उसने भी एक लेसन दिया। तो अगर आपने सीखना है तो आप उस मुसीबत से भी सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, हेल्थ सर्विसेज वाज अ बिग कंसर्न, बिकॉज आप इतने सारे बच्चों को रखेंगे, अगर पास में अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, अगर अच्छे क्लिनिक्स नहीं होंगे या PHC नहीं होंगे, विच वाज नॉट देयर। सो ये बहुत चैलेंजिंग था। उसके लिए हमको स्कूल पे ही अपना डॉक्टर जो है आज तक आपने रखा हुआ है, ये बड़ी पहले बात। हम लोगों ने ये डॉक्टर रखना शुरू कर दिए, नर्सेज हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं उससे मुसीबतें थी, उन्हीं से सीखा, और उससे जो है हम लोग इतने सक्षम हो गए कि आज हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, और 15 साल पहले से हमको डॉक्टर रखने पड़े, बट दैट एडेड टू दी वो हेल्थ स्टेटस जो है बच्चों का बेटर जाता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हर मुसीबत जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह आपके सामने आती है, और आपको वो आपका मादा है, जो आपकी जो कैपेसिटीज़ है, उसको चेक करने के लिए भी बाज़ दफ़ा भगवान भेजते हैं। और उस वक्त आप अगर उसके सामने झुक जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप उन सर्कमस्टेंसेस के अंडर जो है कहीं ना कहीं अपना काम करना छोड़ दोगे। एक ये है कि उनसे जूझ के, उनसे लेसन सीख के बेटर करने की कोशिश करें। उसी कड़ी में यहाँ पर, क्योंकि कोई आप देखते हैं कोई शॉप्स नहीं है, बेकरीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे वाइफ जो हैं, कृति मैम जो हैं, उन्होंने खुद से बेकिंग सीख के आज हम जो स्कूल में जो बेकरी रन करते हैं, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बेकरीज अराउंड। और हमारे जो वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पास में अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, आपको केक्स नहीं मिल रहे हैं, आपको पिज़्ज़ाज़ मिल रहे हैं या पेस्ट्रीज़ नहीं मिल रहे हैं या कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो उनको ये लगा कि व्हाई नॉट टू लर्न। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक नई स्किल सीख ली, और आज वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि सेम इज़ विद लाइक दी वेदर कंडीशंस ऑल्सो। हार्श वेदर कंडीशंस थे, बट मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में वो एडवांटेज हो गया है। यही बर्फ़ जो है जो कहीं देखने को नहीं मिलती है, तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। तो हमारे बच्चे अभी पिछले हफ्ते ही, जब इस वक्त सारे में गर्मी पड़ चुकी है, तो वो 3 फुट बर्फ़ में जो है पिकनिक मना रहे करके हैं। और तो मुझे लगता है कि अगर पिकनिक 7 किलोमीटर दूर में अगर आपको 3 फुट बर्फ़ में आपको पिकनिक करने का मौका मिले, तो ये किसी भी स्टैंडर्ड्स में अगर आपको व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपको इतनी हॉलिडे करनी होगी, तो आपको वो कितनी कॉस्ट करेगी, और जबकि यहाँ शायद बच्चे को 1 रुपये का भी कोई खर्चा नहीं पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं आपको
आपकी जो एडवर्सिटीज़ होती है उनको आपको एडवांटेज बनाना पड़ता है। तो मुझे भी ये लगता है कि हम उस तरह से उन चैलेंजेस को अपने एक स्टेपिंग स्टोन की तरह हमने लिया और आज जो सक्सेस हमें मिली है वो इन्हीं कारणों की वजह से मिली। बच्चे माँ बाप को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, जो हिसाब किताब है वो माँ बाप करते हैं। क्या स्कूल किसी तरीके से बच्चे के दिमाग के अंदर फंड मैनेजमेंट से लेकर कुछ डाल पाता है या डालने का कोई तरीका रहता है? देखिए, द पॉइंट इज़ जहाँ तक व्यवहारिक होने की बात है या फंड मैनेजमेंट की बात है या बच्चे को इकोनॉमिक्स जानने की बात है, ऑल्दो हमारे पास बिकॉज करिकुलम ऐसा होता है कि वी आर टीचिंग कॉमर्स ऑल्सो टू स्टूडेंट्स। वो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जब वो 11th के बाद जाएंगे या 9th के बाद जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, दैट्स वन एस्पेक्ट। बट बिकॉज आपको पता है कि बच्चे के पास एक टक शॉप अकाउंट होता है जिसको हम पॉकेट मनी बोलते हैं, तो वो पॉकेट मनी जो है वो दैट स्टार्ट्स विथ 3000 रुपीज़। उस पर्टिकुलर 3000 रुपीज़ में बच्चे को जो है अपना टक मैनेज करना होता है। उसमें बच्चे की मान लीजिए आज उसको नोटबुक्स चाहिए, पेन्स चाहिए या फिर ब्रश चाहिए या उसको टूथपेस्ट चाहिए। सो बच्चे को जो है जब वो डील करेगा, बिकॉज पेरेंट्स तो पूछेंगे आपने कहाँ पे खर्च किया क्या है, ऑल्दो इट इज़ इन द सुपरविजन ऑफ अ वार्डन दैट नीड्स टू बी अप्रूव्ड, तभी वो बच्चा ले सकता है। बट दिस होल मैनेजमेंट टू बाय ऑन देयर ओन और उस पर्टिकुलर फंड के अंदर आपने उसको मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं वो आगे आने वाली ज़िंदगी में जब बच्चा अपनी ज़िंदगी को जब मैनेज कर रहा होगा तो वो फंड मैनेजमेंट, वो बजटिंग और कहीं ना कहीं वो उसका जो कैपिटल है उसको कैसे यूज़ करना है और उसको कैसे उसने पूरी साल निकालनी है, ये भी बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स की तरफ से और स्कूल की तरफ से कंडीशन होती है कि आपको 2 यूनिफॉर्म के जोड़े मिलेंगे, आपको 6 नहीं मिलेंगे या 12 नहीं मिलेंगे, तो उस बच्चे को जो है 2 जोड़े कपड़े जो आपके यूनिफॉर्म है उसमें आपको पूरा साल निकालना है। आपको 2 यूनिफॉर्म के जोड़े मिलते हैं, आप चाहे किसी बहुत रिच बैकग्राउंड से हैं, आप चाहे एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको 2 ही ट्रैक सूट आपको पूरे साल में मिलेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं वो इट इज़ मैनेजिंग इकोनॉमी ओनली। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा इस माहौल में रहेगा और उसको जो है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होगा, सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो जहन में, उसकी जो पर्सनालिटी में वो तब भी नज़र आएगा जब वो ही माइट बी अ बिलियनियर वन डे, बट उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा रहेगा जो उसको कभी अफेक्ट नहीं करेगा और वो उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएगा, उसको उस चीज़ की कदर बनी रहेगी। एक गांव के बच्चे को भी आप लोग एडमिशन देते हैं और विदेशों के अध्यापकों को नौकरी दे रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है और ये कैसे संभव हो पा रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद आप क्योंकि स्कूल का राउंड ले चुके हैं तो आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। yes, और जो आपका एक क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखिए, हमने तो स्कूल ही गांव में बना दिया जी ना, गांव के बच्चों के लिए बनाया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम बच्चों को, गाँव के बच्चे को अगर आप उस लेवल की एजुकेशन देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए एक बेस चाहिए होता है ना। आपको अगर एक पौधा भी लगाना है तो उसके लिए भी एक पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, फर्टिलाइज़र। हमारे बच्चे जो गांव से आएंगे, जो स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से या मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, तो उसकी भी मैं ये कहूँगा कि उसकी जो कुछ क्षमताएँ होती है वो है स्ट्रगल, जो अपने माँ बाप को वो देखता है, वो है जो उसका खान पान है जो लिमिटेड होता है, वो है जो कह सकते हैं आपके छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे को जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है और लिमिटेड फंड्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जब वो बोर्डिंग स्कूल में आता है तो उसको जब वहाँ पर भी उस तरह की शिक्षा दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उसका थॉट प्रोसेस जाता है। बिकॉज आपके पास अगर बहुत पानी है तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप 10 बाल्टियों से नहाएं, बिकॉज ये हमें दूसरी जनरेशन के लिए भी बचाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही आपका पास नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, वैसे ही आपकी बिजली की बात है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आपने जो पूछी कि फ़ॉरेन की जो फैकल्टी है, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल हम लोगों ने यहाँ के स्कूल के लिए, रूट्स कंट्री स्कूल बागी के लिए, लगभग कोई 10 लोगों को फ़ॉरेन कंट्रीज से हमने हायर किया है, जो कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो हमारे पास यहाँ पे काम करेंगे। उनको यहाँ पर लाने का मतलब है कि देखिए, क्योंकि बच्चे हमारे पास सारी स्टेट्स के हैं और सारे
अब्रॉड से भी बच्चे हैं। तो हमने ये ओवर द ईयर्स देखा है कि जब हमारे पास डाइवर्स क्राउड होगा, डाइवर्स कल्चर से बच्चे आएंगे, तो थॉट प्रोसेस भी डाइवर्स हो जाता है। राइट। हम एक दूसरे की कदर करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरों के चैलेंजेस को भी समझते हैं, और हम खुद अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से अगर हमारे कोई एडवांटेजेस हैं तो उनको भी हम माप पाते हैं। दूसरी चीज़, जब बच्चा बाहर जाएगा, वो हैदराबाद जाए, बैंगलोर जाए, लंदन जाए, कहीं भी वो जाता है तो उसको कुछ नयापन नहीं लगेगा अगर वो एक्सपोजर मिलेगा। Yes. टीचर्स का यहाँ लाना मतलब है एक तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आप उन्हें सिखाएं। हमें पहाड़ी सीखना भी इम्पोर्टेंट है, हमें हिंदी सीखना भी इम्पोर्टेंट है, हमें अंग्रेजी भी सीखना है, बट हमें फ्रेंच भी सीखना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ये लगता है जब बाहर का टीचर आएगा तो आप बच्चों को फ्रेंच भी सिखाएंगे, आप जर्मन भी सिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें, क्योंकि ये स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़, उन टीचर्स को यहाँ लाने का मतलब ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअली डाइवर्स एनवायरनमेंट से लोग आए हैं, तो हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि 7 समंदर दूर से अगर आपको वो पढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर आज हम बागी जैसे क्षेत्र में एक रूरल लोकेशन पे उनके साथ रहते हैं, उनके साथ अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में आनी शुरू हो जाती है। यस, बिल्कुल। हमें फिल्टर ज़रूर करना है, अच्छी चीज़ें लेनी भी है, जो हमारे एडवांटेज की नहीं है वो नहीं भी लें, बट उससे हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग बेहतर हो पाती है। और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह से जो लोग हमारे को ज्वाइन करा है, जिन लोगों ने जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, अमेरिका, एशिया से भी, श्रीलंका से भी हमारे पास टीचर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। हमारे मेन स्ट्रीम टीचर्स इंडिया में कोई कमी नहीं है, एक से एक इंटेलिजेंट टीचर्स हमारे पास है। बट मुझे लगता है कि अगर ये हम एडिशन कर पाते हैं, दिस विल ऑलवेज हैव अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन टू स्कूल्स प्रोग्रेस एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। एआई का ज़माना आ रहा है, कोडिंग को लेकर भी रूट कंट्री स्कूल ने कोई शुरुआत कर दी है। हाँ जी। आने वाला ज़माना मुझे लगता है कि बहुत चुनौतियाँ जो है वो मेरे को लगता है अब कम नहीं होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक्चुअली आज की डेट में जिस तरह से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, तो विद इन 5 years जो है सारा आप कह सकते हैं इन ऑल डायमेंशंस जो है चीज़ें बदलती जा रही है जी ना। इसको देखते हुए ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स पहले से हैं, हमारे पास वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ कर रहे हैं। बट दिस ईयर इन एसोसिएशन विद लीड करिकुलम विच इज़ अगेन द डिफरेंट पेडागॉजी, एक्सपीरियंशियल और आप कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज़ हम उसके थ्रू कराते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने AI और रोबोटिक्स लैब्स हम लोगों ने सेटअप करा, विच इज़ अ बिग सेटअप, जहाँ पर 30 बच्चे एट अ टाइम जो है AI रोबोटिक्स में अपना शफा दिखा सकते हैं, अपनी स्किल दिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन कैसे बनाना है, आपको जो है डिफरेंट आई वुड से एक्सरसाइजेज उसमें मिलती हैं। जहाँ तक, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल सिटीज़न तैयार कर रहे हैं, तो हमें वो हिमाचल के लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं, अब्रॉड के लिए भी बच्चों को तैयार करना है। और ख़ासकर अगर हम अपनी ज़िंदगी भी आज देखें, गांव-गांव तक जो है टेक्नोलॉजी का आगमन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को हम इस तरह से सक्षम बनाएं। और उसी के तहत हम लोगों ने AI रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस किया है और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। बच्चों में मैं जो ईगरनेस देखता हूँ लर्निंग के लिए, तो वो एक्सेप्शनल है। और सून यू वुड सी कि भाई हमारे बच्चे भी साइंटिस्ट बने, हमारे बच्चे भी जो है अच्छे इंजीनियर्स बने, और यहाँ पर F-16 जैसे F-35 जैसे विमान हम भी बना पाए, रादर देन बाइंग सच एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। तो ये सब तभी होगा जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएंगे, और हम लोग क्रिएट करेंगे खुद से, जो है प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी तक अजय जी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा आई वुड से रोट लर्निंग पर बेस्ड था। मेमोराइजेशन, अगर आपने मेमोराइज कर पाते थे और आप आगे एक्सप्रेशन आपका वही होता था जो मेमोराइज़ किया, और आप एग्ज़ाम में वही लिख के आते थे, उसके बेसिस पे बच्चा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था। बट कौन सा एट्रीब्यूट आपने चेक किया? सिर्फ मेमोराइजेशन। बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर मेमोराइजेशन ही सब कुछ है, दैट मीन्स आप सिर्फ फोटोकॉपियर तैयार कर रहे थे। यस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है, मेमोराइजेशन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि बच्चे में कॉग्निटिव स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जो है कहीं ना कहीं इमोशनल कोशेंट उसका तैयार करना इंपॉर्टेंट है। सो उसको देखते हुए हमें कुछ ऐसे
करिकुलम्स की ज़रूरत थी, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत थी, तो ताकि बच्चा जो है, हम लोग भी यहाँ पर जापान जैसी कंट्रीज़ और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ की तरह बच्चों को और ऐसे इंजीनियर्स तैयार कर पाएँ, वो तभी होगा जब एजुकेशन सिस्टम उनकी तरह या उनसे बेहतर हो। और यहाँ पर कोई ब्रेन की कमी नहीं है, यहाँ पर कोई बच्चों में जिस तरह की मैं ईगरनेस देखता हूँ वो कमी नहीं है। सो आई मस्ट से कि ये चीज़ शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि 2-4 सालों में ये रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। घी और रूट कंट्री स्कूल का क्या कॉम्बिनेशन है, ये समझ में नहीं आता। जब भी हम कहीं पे बात करते हैं तो अब घी वाली बात जो है वो सामने करते हैं। देसी घी, गाय का हो या भैंस का, ये मैटर नहीं करता, लेकिन देसी घी को लेकर हमेशा जोर दिया जाता है। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा हॉस्टल आता है तो यू सी मदर्स आर वेरी पर्टिकुलर कि हमारे बच्चे जो हैं यू सी एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में जाएं। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस आज की नहीं थी, बहुत पुरानी है पहाड़ों में खासकर, बिकॉज जिस तरह की परिस्थितियाँ पुराने टाइम्स में रही होंगी शायद, तो मदर्स, दादियाँ, आप कहते हैं चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो शायद हर जगह और नीचे भी है, तो वो कहीं ना कहीं प्यार के बदले वो घी की चम्मच जो है काम करती थी। तो वो कनेक्ट रखने के लिए हमें ये लगा कि हम बच्चों से कुछ बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं जब बच्चों ने हॉस्टल आना होता है, तो वो कनेक्ट माँ, दादी और घर में जो भी आपके बड़े हैं उनका कनेक्ट उन लोगों से बना रहे। और एक हेल्दी लिविंग के लिए भी 1 चम्मच घी जो है, मेरे ख्याल में बहुत देसी घी जो है बहुत हेल्दी होता है। तो आपने देखा होगा कि स्कूल में इसमें सब बच्चों ने अपने डब्बे पे अपने नंबर लिखे हुए हैं, और जब वो डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो मम्मी और जो उनके दादी है जो उनको प्यार भेजा है, तो वो हर मील पे उनको सामने नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में उससे क्या कनेक्ट भी बहुत ही खूबसूरत है और उससे जो है एक बच्चे की हेल्थ भी बेटर होती है। सो कहीं ना कहीं बच्चे जो है इस चीज़ को बहुत रिलिश भी करते हैं और सारी चीज़ें भूल जाएं पर वो घी लाना नहीं भूलते हैं। क्या बात है, बहुत बेहतर। किसी भी संस्थान का चेयरमैन मतलब वहाँ का किंग, और किंग प्रजा का खाना खाए, मतलब सीधा सा सवाल। हमने थोड़ी देर पहले भोजन किया और उस भोजन में हमने वो खाना खाया है जो आपकी मेस में बना है। नो डाउट खाना बहुत अच्छा था। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने भी बहुत से लोगों से मुलाकात की है, लेकिन रियलिटी में लोग ऐसे होते नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। तो सुनील जी, आप तो जैसे दिखते हैं वैसे ही आपने दिखाया हमें। देखिए जी, हमारी पहाड़ी संस्कृति है कि मुझे ये लगता है कि हम लोग खुद भूखे रह जाएंगे पर मेहमान को हम लोग भूखा नहीं भेजते हैं। जब पहाड़ से कोई गुजर रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि घर पे पानी हो ना हो, पर हम लोग 2 किलोमीटर दूर से जाके भी वहाँ उस आदमी को पानी ज़रूर देंगे। इन्हीं वैल्यूज़ लेके जो हम कहते हैं कि रूट्स कंट्री स्कूल हम लोगों ने इसीलिए नाम रखा कि उन रूट्स को जो है ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारी हर एक्शन में नज़र आना चाहिए। आपने खाने की बात करी, तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने एक कंडीशन रखी हुई है कि जब भी बच्चा जो है मील्स करेगा, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो केयर टेकर्स हैं, वो लोग जो है बच्चों के साथ खाना बैठ के खाएंगे। एक तो उससे क्या है कि पूरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है कि जब उनका वहाँ का स्टाफ, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के टीचर्स और वहाँ के हेल्पिंग स्टाफ जो है उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा, कहते भी हैं कि अगर जो परिवार जो है खाना बैठ के साथ खाए तो वो जो है प्यार ज़्यादा बना रहता है वो और जनरेशन्स तक साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है ये कनेक्ट बच्चों के साथ भी हमारा ना टूटे। और दूसरी चीज़ क्वालिटी एस्पेक्ट्स, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरी, मुझे ये भी लगता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज बच्चा जो है पेरेंट्स से दूर है, तो वी शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट वी शुड नॉट डू एनी, कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। वैरायटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप घर में भी एक खाने से बोर हो जाते हैं, तो आप घर में भी आप कंप्लेन करते हैं अगर बार बार वही दाल या वो पर 3-4 तरह का खाना तो घर पे भी नहीं मिलता है ना। आप ये भी तो देखिए। हाँ, ये एक मुझे ये लगता है कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा आज की डेट में थोड़ा सा चॉइसेस इनकी बेटर होगी। जो आपने मेन्यू देखा है वो हम लोगों ने मेन्यू बच्चों की ही देखते हुए, बच्चों की पसंद की वजह से जो है हम लोगों ने किया है। बट एट द सेम टाइम अजय जी, आई शो यू द मेन्यू, तो ये जो है
बच्चों के न्यूट्रिशन को देखकर हमने बनाया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे कि प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, विटामिन्स कितने चाहिए, और फॉर दैट मैटर उसमें मिनरल्स कितने होने चाहिए, रफेज कितना होना चाहिए, तो वो पूरा कैलोरी चार्ट भी आपको बच्चे का मिल जाएगा। तो वी ऑलवेज हैव टू कीप इट ऑन अ लिटिल हायर साइड, रीज़न बीइंग कि हमारे बच्चे जो है बिकॉज दे आर इनटू स्पोर्ट्स, सो मेनी एक्टिविटीज़, तो उसको वैसे डिज़ाइन किया जाता है, वैरायटी भी वैसी रखनी पड़ती है, और टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे कुक्स हैं और जो हमारे बेकर्स हैं वो हम लोगों के साथ सालों साल से काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर वो सब कुछ भी स्कूल का भूल जाएं बच्चे जब यहाँ से चले जाएंगे, बट यहाँ का खाना नहीं भूल सकते हैं जी। वो खाना भी भूल सकते हैं, वो स्कूल की बिल्डिंग भी भूल सकते हैं, वो आपके भाव नहीं भूल सकते। आज से करीब 4 साल पहले हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी, तो चंडीगढ़ के अंदर हम आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना था स्कूल का, अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही हम देख रहे थे। वहाँ पे एक व्यक्ति ने आके नमस्ते किया आपको, और मेरा उस समय का ये सवाल था कि क्या आप अपने हर एम्प्लॉय को जानते हैं, और आपने एक जवाब दिया था। बताएं क्या जवाब दिया था आपने? देखिए, द पॉइंट इज़, मुझे ये लगता है कि जब भी, वो तो एक एम्प्लॉयज़ की बात है, जो एम्प्लॉयज़ कम होते हैं तो शायद हमें उनका नाम भी याद रहता होगा। यस। हमें तो ये लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में, जो बच्चे हैं, हाँ, बच्चों की तो संख्या, बच्चों की संख्या जो है सैकड़ों में है, और उन बच्चों का अगर आप नाम याद नहीं रखते हैं, उन बच्चों का बैकग्राउंड याद नहीं रखते हैं, उन बच्चों की किस टोपोग्राफी से, किस बैकग्राउंड से और किन चैलेंजेस से वो बच्चे आए हैं, आप उन पे काम क्या करेंगे? आप अगर उन बच्चों की परिस्थितियों को नहीं जानते हैं तो आप उन पे काम कैसे करेंगे? बच्चा सिर्फ स्कूल में आके एक रोल नंबर ना रहे, एक वो हॉस्टल नंबर ना बन के रह जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक अपने आप में उस पर्टिकुलर घर के लिए एक चिराग है, और उस चिराग को आपने कह सकते हैं कि एक ऐसी लॉ उसमें तैयार करनी है, वो कैसे पॉसिबल है जब तक आप उस बच्चे को जान ना पाएं। उस एम्प्लॉय को जो आपके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है, उसको अगर आप इज़्ज़त नहीं बख्शते हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं वो वार्मथ की फीलिंग नहीं आती है, तो वो आपके साथ क्यों काम करेगा? पैसा ही एक रीज़न नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए, वी आर रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, बाज़ दफ़ा आपको काम 7 डेज इन अ वीक भी करना पड़ सकता है, बाज़ दफ़ा आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये घर है, एक गुरुकुल है, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग का टाइम या छुट्टी का टाइम नहीं हो सकता। बिल्कुल। बिकॉज इट कैन हैव लाइक लिटिल बिट, बहुत कभी इमरजेंसीज भी हो सकती है, कभी रिक्वायरमेंट आपको रात को 11 बजे की भी हो सकती है। तो जो लोग आपके साथ अनकंडीशनली काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपका स्नेह और आपका जो कनेक्ट है वो तभी बन पाएगा जब आप उनको जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं, और नाम तो ऑफ कोर्स जानना इम्पोर्टेंट है। सुनील जी, घर देखा आपका, खाना खाया आपके साथ, बहुत बेहतरीन घर है। शुरुआती दौर में हमें जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक छोटे से कमरे में आप रहते थे, और वैसे भी आज भी आप इस जगह को छोड़कर कोई ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाते हैं, ऐसा क्या लगा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि बिकॉज आई हैड अ ग्रेट कनेक्शन टू दिस लैंड, दिस प्लेस बेसिकली, ये जो जगह है ये हमारे दिल के बहुत करीब है। इसलिए करीब है क्योंकि शायद मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे टीचर्स बोला करते थे कि आपको कुछ सोशली रेलेवेंट करना है, तो मुझे ये लगता था कि हमारा इलाका तो बहुत कह सकते हैं रिमोट है, थोड़ा पिछड़ा हुआ भी था, और बिकॉज इट्स इज़ अ वेरी ऑन अ हाई ऑल्टीट्यूड अबाउट 9000 फीट फ्रॉम दिस सी लेवल, तो उस तरह से हमें लगता था कि एग्जैक्टली ऐसी कंडीशंस अगर हम लोग नई जनरेशन यहाँ पर काम नहीं करेंगे, इसको अपनाएंगे नहीं, यहाँ पर कोई नया काम नहीं करेंगे, तो हम किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन आके हमको यहाँ पर कौन आके क्या देकर जाएगा, क्या करेगा। तो मुझे ये लगता है कि उन परिस्थितियों में जब आपके पास रिसोर्सेज कम थे, उन दिनों भी जब हम लोग शायद एक कमरे के घर में रहा करते थे, तो पर बच्चों के लिए हम लोगों ने सिनेमा हॉल्स बना दिए थे, स्विमिंग पूल्स बना दिए थे, गर्म पानी का। देखिए, अब स्विमिंग पूल होना एक अलग चीज़ है, बाकी जैसी जगह में तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, मतलब द पॉइंट इज़ कि हमारा इंटरेस्ट ये था कि बच्चों को सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, हमारे पास हो ना हो। सो मुझे ये लगता है कि वो इंटेंशन की ज़रूरत है, एक आपको सोच की ज़रूरत है। सुनील तो जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि स्विमिंग पूल अगर कोई होटल वाला लगाता है तो उसे मालूम है कि वो जितना लग्जरी देगा उतना उसके बदले में पैसे लेगा, लेकिन स्कूल के अंदर इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। कितनी कीमत से ये लग गया था उस समय में, और आज भी अगर मेंटेन करना तो मेरे को लगता है बिजली का जो बिल है बहुत अधिक आता होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है,
देखिए, जब आप किसी भी जहाँ पर अगर किसी होटल में जाएं और जहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो मुझे लगता है कि वो चार्जेस जो हैं आपको एक रात के जो है 10 से लेकर 35-30 हज़ार और हो सकता है कि 50 हज़ार तक भी आपको उस नाइट का वो चार्ज बेसिस के, क्योंकि हमारे पास ये हीटेड स्विमिंग पूल है वॉटर। वैसे तो बहुत कम होटल्स हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ है, बट फिर भी जहाँ पर होती होगी तो ये चार्ज करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल, तो आप हैरान होंगे अजय जी। पहले तो देखिए, हमारे पूरे स्कूल की फीस पूरे साल की 2 लाख रुपए पड़ती है जी। इसको आपने कभी अकेले में बैठ के डिवाइड किया कि बच्चा एक मीडियम परिवार क्या सोचता है, मीडियोकर फैमिली क्या सोचती है कि उसे किश्तों में जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो 2 लाख से ऊपर भी जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इकट्ठा देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ दे रहा है। तकलीफ होती है, और हमारे पास तो सुविधा ऑलरेडी है, सारी सुविधाएं बिल्कुल। उसमें कोई पेरेंट जो है उसको अगर 4 किश्तों में देना चाहता है, 3 किश्तों में देना चाहता है, तो हम लोग उस तरह से भी लेते हैं। आपने बात यहाँ के स्विमिंग पूल की बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि जिन दिनों हम लोगों ने ये स्विमिंग पूल बनाया था, ये हिमाचल का सबसे पहला स्विमिंग पूल है व्हेन इट कम्स टू स्कूल, और खासकर ऑल वेदर की जहाँ तक बात है तो वो भी ये फर्स्ट पूल है पूरे हिमाचल प्रदेश का। इंटेंशन वॉज क्लियर दैट ये एक स्किल है, और स्किल की तरह बच्चे को सिखाना इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर अनहोनी हो जाती है, अदरवाइज ऑल्सो इन्जॉयमेंट के लिए भी आप वो करें, तो अगर वो एक स्किल जानता होगा तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं किसी की जान भी बचा सकता है, अपने लिए भी वो जो है अपनी एक्सरसाइज के लिए व्यायाम भी आप सुनील जी, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तैरना आज तक नहीं आता। वैसे भले ही बहुत अच्छी स्किल्स होगी, बड़ा कुछ है, लेकिन अब जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। सो बेसिकली आपने एक्सपेंडिचर की बात करी थी। जब हम लोगों ने इस स्विमिंग पूल को तैयार किया था तो लगभग जो पूरा सेटअप है स्विमिंग पूल का, ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से बना था। और आज भी जो है एवरीडे एक्सपेंडिचर, जैसे इसको मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल मेंटेन इन द सेंस के हीट करने का जो एक्सपेंडिचर है 3,000 to 4,000 रुपीज़ एक दिन का जो है हमारा एक्सपेंडिचर है, जिसको उसको आपको मेंटेन करने के लिए। और वो हम आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले कह सकते हैं आप 10 वर्षों से कर रहे हैं। और जहाँ तक इसमें हम लोग थोड़ा सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से कॉम्पनसेट हो जाता है। अदरवाइज द पॉइंट इज़ कि जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात है, इट इज़ ह्यूज एक्सपेंडिचर, बट जब बच्चे उसमें खेल रहे हैं, बच्चे उसमें सीख रहे हैं, और मैं इसी में एडिशन करना चाहता हूँ क्योंकि आपने स्विमिंग पूल की बात करी है। अभी आपके दिया बलसन से यहाँ ठेउग में लगता हुआ इलाका है, वहाँ से नेहा चौहान करके लड़की है जिसने अभी जो हमारी नेशनल गेम्स हुई थी, जो मोदी जी ने उद्घाटन किया था उत्तराखंड में, उसमें हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है हमारी ठेउग की बेटी ने। तो आप समझ सकते हैं, एक पहाड़ की बेटी जो 8,000-9,000 फुट पे रहती है, उसको एक ये फैसिलिटी मिली और वो जाकर अचीव कर दिया। और आप जानते हैं कि नेशनल अगर बच्चे ने स्विमिंग में लगा दिया है तो उसको कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत भी उसको उसका एडवांटेज मिलेगा। सो यही चीज़ है जो स्कूल में जो है इन सुविधाओं की वजह से डिफरेंट बच्चे डिफरेंट डायमेंशंस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत से माँ बाप सिर्फ भटक रहे होते हैं। हमने एनालाइज किया, मार्केट के अंदर जाते हैं तो क्या कभी काउंसलिंग अगर माँ बाप चाहते हैं तो क्या वो सुनील रोहटा से बातचीत कर सकते हैं? और सुनील क्या हमेशा यही कहेंगे कि उसे रूट कंट्री डालने, या सुनील कुछ ना कुछ ऐसा सुझाव देंगे जो उस बच्चे के अनुकूल होगा? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जैसे काउंसलिंग की बात करें जी, इसी हमारे कल्चर में है कि हम ये जानते हैं कि शुरू से ही बड़े बुजुर्ग जो घरों में होते हैं वो भी समझाते हैं, वो भी काउंसलिंग ही करते हैं, उसको भी काउंसलिंग ही कहा जाता है। उनका तरीका अलग तरह हो सकता है, बट वो भी काउंसलिंग है। तो आज प्रोफेशनली हमें करना होता है तो हम लोगों के पास फुल टाइम स्कूल काउंसलर्स है जो बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। मैडम को, मेरे वाइफ जो कृति मैम है, प्रिंसिपल मैम है, उनको जब मौका पड़ता है तो वो काउंसिल करते हैं। हम लोग खुद भी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी काउंसिल करते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि वी हैव टाई अप्स विद वेरी गुड एजेंसीज़। वो लोग आके यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, और इमोशनल जो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि बच्चों को जो है सिर्फ प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड नहीं हो सकती है, बच्चों की अपनी जो बैगेजेस होते हैं, अपनी जो पास्ट इम्प्रेशंस होते हैं, अपनी जो परवरिश है उसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और बच्चों की एडोलेसेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों के पीयर प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके देखते हुए हम लोगों ने स्कूल में ही यहाँ पर काउंसलिंग के लिए हमारे पास टीचर्स रहते हैं जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, और साथ में करियर से रिलेटेड भी जितना होता है तो वी हैव एजेंसीज जो बच्चों को
कॉलेज में भी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी उनको पहुंचाएं और अच्छे अच्छे करियर्स में उनको पहुंचाएं, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो एक लेमैन होता है, वो नहीं जानता है, क्योंकि पिछले 20 साल पहले जब उन्होंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी थी और आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बदल गए हैं। आज के जो चैलेंजेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज की यूनिवर्सिटीज़, डिमांड्स, कोर्सेज जो है बिल्कुल फ़र्क है। तो मुझे लगता है अगर आपने एक अच्छी संस्था चलानी है तो ये एक, आई वुड से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्कूल लाइफ। तो इसके लिए हमको काउंसलिंग का तो बहुत बड़ा रोल है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। शिक्षा के क्षेत्र में आपका तजुर्बा लगा है, भारत ही नहीं देश के कोने कोने में आप पहुँचे, अन्य देशों में भी गए आप, और नशे को लेकर जिस तरह से बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि आपने हर परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से निकाला। कोरोना काल आया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, आपने स्कूल ही बंद कर दिया। आपने कहा कि ना कोई माता पिता अंदर आएगा ना कोई बच्चा बाहर जाएगा, और मेरे को लगता है कि आप 100% सक्सेसफुल रेशो के साथ जो है आपने इसको साबित करके बताया। चैलेंजिंग भी था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाक के लिए भी बात की है। तो नशे के लिए भी किसको जिम्मेवार ठहराना चाहेंगे आप? तो अजय जी, आपके दो सवाल हैं। एक तो आपका कोरोना के वक्त में स्कूल का चलना, शायद पूरी दुनिया में रूट्स कंट्री स्कूल एकमात्र स्कूल था पूरी दुनिया में जो बच्चों को ऑन कैंपस जो है पढ़ा रहा था, और उसके लिए ऐसे मेजर्स किए हुए थे कि अंदर आने वाले जो व्यक्ति थे उनका RT-PCR टेस्ट हुआ करता था, और जो वैसे अननेसेसरली किसी को भी अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता था। और जब बच्चों का बहुत नुकसान हुआ पूरे प्रदेश में और देश और डिफरेंट अब्रॉड में भी बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उन दिनों जो शिक्षा का स्तर है वो बच्चों का बहुत नीचे गया। उन दिनों रूट्स कंट्री स्कूल एकमात्र विद्यालय था जहाँ पर जो है बच्चे जो है सुबह से शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या करते थे। आप सोचेंगे बच्चे जो है साथ में स्विमिंग करते थे, साथ में सिनेमा में बैठते थे, क्योंकि आपने एंटर ही नहीं होने दिया। जब कोई बाहर से इन्फेक्शन नहीं आएगा तो अंदर तो इन्फेक्शन पैदा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि वो एक अपने आप में हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, और इसके लिए गवर्नमेंट्स भी बार बार जो उनका अपना रोल होता था वो आप चेकिंग पे आते थे, टेस्ट करते थे, और उनके लिए भी एक बड़ा ये जो है कहीं ना कहीं दिस वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड एक्सपीरियंस रहता था, और वो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी। सुनील जी, सवाल ये है कि इतने बच्चों को रखना, लोगों ने घरों से रिश्तेदार निकाल दिए, राशन की दिक्कत आ रही थी, फंड मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, वो चैलेंजिंग ज़्यादा था। हाँ, ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे यूटिलिटीज़ लाना, चाहे वो सब्जी की बात है, राशन की बात है, लोगों को भी, बिकॉज स्टाफ को भी तो बाहर जाना था, उनका तो बार बार RT-PCR टेस्ट होना, तो उसके लिए आपको बड़ी एक डेडिकेटेड टीम होने की ज़रूरत थी। और साथ में जिस तरह का सोच थी, जिस तरह के बच्चों में भी वो डिटर्मिनेशन थी, और पेरेंट्स का जो भरोसा है, हम तो वो उनके सामने एक अपनी बात रखी, बट उससे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स वर विलिंग टू कीप देयर चिल्ड्रन हियर, जो बड़ा यूनिक था। वो भरोसा जो है हम लोग तभी हमारे पर हो पाया क्योंकि वो सालों साल जो है हमारे से वो सर्विसेज ले रहे थे, और उनको खुद से ज़्यादा अगर हम पे भरोसा था तो आप कह सकते हैं कि हमें तो और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। जी, रूट कंट्री स्कूल के संचालक सुनील रोहटा से विशेष बातचीत हुई। ये एपिसोड 1 है, और दूसरे एपिसोड में हम इनकी जो रूट कंट्री स्कूल की जो दूसरी शाखा है पंचकुला के अंदर, वहाँ से आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। बहरहाल इस वक्त के बुलेटिन में आपसे अलविदा लेने से पहले एक बार साधारण सा नमस्कार।